हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुकिश ज्ञान। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, तो पार्ट 3 पढ़ने से पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देखें। पार्ट 1-2 में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। पार्ट 3 में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लोगों के अंदर अपनेपन की भावना आई ब्रिटिश से लड़ने के लिए और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। गांधी जी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल होने के बाद गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें एक बिग मूवमेंट करने की ज़रूरत है, बट लेकिन उससे पहले लोगों को यूनिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो गांधी जी ने सोल्ट को चुना लोगों को यूनिफाई करने के लिए, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि सोल्ट एक पावरफुल सिंबल है जिससे कि लोगों को यूनिफाई करा जा सकते। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गांधी जी ने सोल्ट ही क्यों चूज़ किया लोगों को यूनिफाई करने के लिए। पहला रीज़न ये था कि जो रिच और पुअर थे दोनों ही कंज्यूम करते थे सोल्ट को। सेकेंड, सोल्ट एक असेंशियल आइटम है जो कि हर फूड में यूज़ होता है। थर्ड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सोल्ट के ऊपर टैक्स मतलब हाई टैक्स चार्ज करती थी लोगों से। और फोर्थ ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास मोनोपोली थी सोल्ट के प्रोडक्शन के लिए। मोनोपोली से आप समझते होंगे ऐसा काम जो मतलब सिर्फ एक के पास ही उसको करने का अधिकार हो, दूसरे के पास उस काम को करने का अधिकार ना हो। तो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती थी सोल्ट को। 31 जनवरी 1930 में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के विसरोए हैं। जिस लेटर के अंदर उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स को लिखा जो कि सोसाइटी प्रॉब्लम से रिलेटेड थी, ठीक है, जिसमें पीजेंट्स या इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे उनकी सारी प्रॉब्लम थी। बट लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी उसके अंदर वो ये थी कि सोल्ट टैक्स को एबोलिश कर दिया जाए। गांधी जी ने कहा अगर ये 11 तारीख तक मतलब 11 मार्च तक उनकी ये जो डिमांड है फुलफ़िल नहीं की गई तो वो कांग्रेस जो है अपना एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको लॉन्च कर देगी। बट लॉर्ड इरविन ने उनकी ये बात को इग्नोर कर दिया और उनकी कोई भी डिमांड को नहीं माना। तो गांधी जी ने 12 मार्च को अपना ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसमें उनके 78 वॉलंटियर्स थे और गांधी जी थे, वो इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए चल पड़े थे। ये जो मूवमेंट था ये गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती में वहाँ से स्टार्ट हुआ दांडी में पहुँचने के लिए, जो कि दांडी जो है गुजरात में है। जो उनके वॉलंटियर्स थे वो 24 डेज तक चले थे, वो 10 माइल्स चलते थे पर डे। जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे वो गांधी जी को सुनने के लिए आते थे, जहाँ भी इस मूवमेंट में गांधी जी रुकते थे और गांधी जी उनको बताते थे स्वराज क्या है और कितना ज़रूरी है हमारे देश के लिए। 6 अप्रैल को क्या हुआ, गांधी जी दांडी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं सोल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद। मतलब वो सोल्ट लॉ जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है सोल्ट को प्रोड्यूस करने की, उन्होंने उस लॉ को ब्रेक कर दिया और जो है मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया सोल्ट का। सी वाटर है उसको बॉईल करके। ये जो सिचुएशन आई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, इन्होंने एक कारण बन गया था उसको स्टार्ट होने का। तो लोगों को इसके बारे में पता लगा धीरे धीरे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट क्यों है, जो कि नॉन कॉपरेशन फेल हो गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, गांधी ने कहा उनके लिए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यहाँ पे जो इंडिया में स्टैब्लिश हुए हैं वो इंडिया के जो लोग हैं उनके कोऑपरेट करने की वजह से हुए। तो उन्होंने इस मूवमेंट में कहा कि उनको कोऑपरेट मत करो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बट लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में कहा, गांधी ने ये तो कहा था कि कोऑपरेट मत करो उनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, बट साथ में उन्होंने ये भी कहा था जो उनके कॉलोनियल लॉ हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के उसी उनको तोड़ो। अब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। पहले ये था जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे डिफरेंट कंट्री के, उन्होंने सोल्ट लॉ को तोड़ना स्टार्ट कर दिया और सोल्ट का मैन्युफैक्चर भी करने लगे थे। वो जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया, जो लिक्विड शॉप थी इनको पिक कर दिया गया। पीजेंट जो थे उन्होंने रिवेन्यू देने से मना कर दिया, मतलब टैक्स देने से जो ताल्लुकदार लैंडलॉर्ड से या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको देने से मना कर दिया, और चौकीदारी टैक्स भी। जो विलेज ऑफिशियल थे उन्होंने रिज़ाइन ले लिया। ट्राइबल पीपल हैं उन्होंने भी फॉरेस्ट लॉ को तोड़ दिया और वो फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए चल दिए, जिससे कि वो वहाँ से वुड को कलेक्ट कर सके और अपनी जो गाय भैंस है उनको चरा सके, कैटल्स को मतलब। अब
इन सबको देखकर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप तो नहीं बैठेगी, तो उनके क्या रिएक्शन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने वन बाय वन जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, एक वॉलेंट क्लैशेस हो गया काफ़ी सारे प्लेसेस में। जो अब्दुल गफ्फर खान थे, जो डिसिपल थे गांधी के, उनको अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल में 1930 में। बट लेकिन कुछ ही मंथ बाद, मतलब एक मंथ बाद, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब जो कॉमन पीपल थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। उनके जो 1 लाख पीपल थे उनको अरेस्ट किया गया था, जो कॉमन पीपल थे। और पीसफुल सत्याग्रह थे, उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो वुमेन और चिल्ड्रन थे उनको गवर्नमेंट के द्वारा मारा जाने लगा। इन सब सिचुएशन को देखकर गांधी जी ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी कभी भी वॉलेंस नहीं चाहते थे। लोगों ने यहाँ पर वॉलेंट क्रिएट कर दिया, तो उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया फिर से। गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट क्या है? गांधी जो है इन्होंने एक इरविन पैक्ट साइन किया था लॉर्ड इरविन के साथ, इसलिए इसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है 5 मार्च को 1931 में। जिसमें गांधी जी को बोला गया कि तुम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को उसको पार्टिसिपेट करो लंदन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है? जो कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बॉयकॉटेड कर दी थी, तो उनको गांधी जी को दोबारा कहा जा रहा था कि तुम दोबारा आकर उसमें पार्टिसिपेट करो। तो गांधी जी ने इस डिमांड को मान ली और उन्होंने ये डिमांड करी कि जो पॉलिटिकल लीडर था जिनको अरेस्ट किया गया है उनको रिलीज़ कर दिया जाए जेल से। तो गवर्नमेंट एग्रीड हो गई गांधी जी की इस बात पे। इन दिसंबर 31 में क्या हुआ, गांधी जी लंदन चले गए कॉन्फ्रेंस के लिए, बट वहाँ पर गांधी जी को इग्नोर करा गया, बिल्कुल उनकी किसी बात को वैल्यू नहीं दी गई। तो गांधी जी डिसअपॉइंट होकर इंडिया वापस आ गए। अब गांधी जी जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने लोगों को रिप्रेस करने का एक नया तरीका खोज लिया है। जैसे गफ्फर खान और जवाहरलाल नेहरू थे उनको जेल में डाल दिया गया, और जो कांग्रेस थी उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी को। महात्मा गांधी ने इन सबको देखकर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको रीलॉन्च कर दिया दोबारा। बट लेकिन 1 साल तक ये मूवमेंट अच्छा चला। 1934 में इसने अपना मोमेंटम खो दिया, मतलब ये जो मूवमेंट था वो ढीला पड़ने लगा। अब हम देखते हैं कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था किस तरीके से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कह सकते हैं कि एक फीचर्स है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फीचर्स क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप से इस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि इस मूवमेंट में इन लोगों ने पार्टिसिपेट करा क्यों, और इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं रिच पीजेंट्स के बारे में। जो रिच पीजेंट्स है जैसे कि पतिदार ऑफ गुजरात या फिर जो जज थे यूपी के, सबसे ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। ये प्रोड्यूस करते थे कॉमर्शियल क्रॉप्स, मतलब अर्निंग मनी के लिए। उस टाइम पर जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, तो वो हार्डली इस चीज़ से हिट हुए इस डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइस थे वो फॉल्स हो गए, इनकी इनकम जो थी वो भी कम हो गई। इस वजह से जो है ये गवर्नमेंट के जो डिमांड कर रहे थे रिवेन्यू को, उसको पे नहीं कर पा रहे थे। तो वो डिमांड कर रहे थे इस मूवमेंट में और ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि उनका जो रिवेन्यू है वो कम कर दिया जाए। इनके लिए स्वराज का मतलब है हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे हाई रेवेन्यू पे कर रहे थे तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, उन्होंने सबसे ज़्यादा रिच पीजेंट से पार्टिसिपेट किया। बट लेकिन जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया 1931 में, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए गांधी जी से। उनको लगा कि जो रिवेन्यू रेट्स बिना कम किए ही ये मूवमेंट है बंद कर दिया गया। जब गांधी जी ने दोबारा रिलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1932 में, इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि इनको लगा कि इस मूवमेंट से हमारा तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पुअर पीजेंट्स के बारे में। जो पुअर पीजेंट्स थे वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे जो रिवेन्यू डिमांड है उसको कम करने के लिए। स्मॉल पीजेंट जो थे वो कल्टीवेट करते थे, मतलब काम करते थे लैंडलॉर्ड्स की लैंड पर, और उसके बदले में वो उनको रेंट पे करते थे। डिप्रेशन के चलते हुए, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, स्मॉल पीजेंट जो थे वो रिवेन्यू रेट को, मतलब जो रेंट देते थे वो लैंडलॉर्ड्स को, उसको पे नहीं कर पा रहे थे। तो वो चाहते थे ये जो अनपेड रिवेन्यू है उसको कैंसिल कर दिया जाए। जो कांग्रेस थे बट उनके सपोर्ट में नहीं थे नो रेंट के,
क्योंकि उनको लगता था कि अगर उन्होंने इनकी हेल्प कर दी स्मॉल पीजेंट्स की, जो लैंडलॉर्ड्स है वो उनसे अपसेट हो जाएंगे। उनको लगा कि ये तो हमारी हेल्प कर नहीं रहे हैं और ये स्मॉल पीजेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, तो उनसे वो बिगाड़ना नहीं चाहते थे लैंडलॉर्ड से, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं करा नो रैंड कैंपेन को। तो हम पढ़ते हैं बिजनेस क्लास के बारे में कि उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो मर्चेंट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था और बहुत ही पावरफुल बनते जा रहे थे। बट लेकिन जब गवर्नमेंट इंडिया में आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने कुछ कॉलोनियल पॉलिसीज़ बना दी जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ की रिस्ट्रिक्ट करती थी। तो इसलिए जो बिजनेस क्लास पीपल थे वो उस पॉलिसीज़ को हटाना चाहते थे और अपने आप को प्रोटेक्शन चाहते थे फॉरेन गुड्स से, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स जो आते थे इंडिया में वो बहुत ही सस्ते होते थे, तो लोग जो इंडिया के थे उसको प्रेफर करते थे, ना कि इंडियन गुड्स को, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स थे वो बहुत ही चीप होते थे, वो मशीन से बनते थे, और जो इंडियन गुड्स होते थे वो बहुत ही कॉस्टली होते थे। इसके लिए उन्होंने 2 फेडरेशन स्टार्ट की बिजनेस क्लास पीपल ने। फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में, सेकंड थी फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी इन 1927 में। जो बिजनेस क्लास पीपल थे उनको 2 लीडर के द्वारा लीड किया जा रहा था। पहले थे परसोत्तम दास ठाकुर दास और सेकंड जीडी बिरला। ये दोनों जो लीडर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब वो लॉन्च हुआ, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे थे साथ में। और उन्होंने ये रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया, जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं मतलब फॉरेन गुड्स है उनको सेल ना किया जाए और उनको खरीदा ना जाए। बिजनेस क्लास पीपल के लिए स्वराज का मतलब है वो टाइम जब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ पर हट जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस के बारे में। जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादातर, एक्सेप्ट नागपुर रीजन में। जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने जो गांधीयन प्रोग्राम थे जैसे कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स उनको अडॉप्ट किया, गांधी जी की पॉलिसीज़ को। इनका जो खुद का मूवमेंट था वो लो वेजेस और वर्किंग कंडीशन के ऊपर था। उनको काफ़ी ज़्यादा लो वेजेस मिल रही थी, उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। बट लेकिन जो कांग्रेस थे उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया वर्कर को। उनको ये डर था कि अगर वो वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल हैं मतलब जो बड़े बड़े पीपल हैं वो उनसे नाराज़ ना हो जाए, तो इसलिए उनसे बिगाड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया वर्कर्स को। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम देखते हैं कि इस मूवमेंट में वुमेन का क्या पार्टिसिपेट था। लार्ज स्केल्स में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। जब गांधी जी ने ये अपना सोल्ट मार्च स्टार्ट किया, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन जो थी वो अपने घरों से निकलकर गांधी जी को सुनने के लिए आती थी, और उन्होंने इस प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने सोल्ट को मैन्युफैक्चर किया और जो भी लिक्विड शॉप्स और फॉरेन क्लोथ्स थे उनको अवॉइड किया। काफ़ी सारी वुमेन जो थी वो जेल में भी गई थी इस मूवमेंट में। जो अर्बन एरियाज़ में थे जो वुमेन हाई कास्ट फैमिली से वो आती थी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो रूरल एरियाज़ में वो पीजेंट्स के जो रिच पीजेंट थे उनके घरों से आती थी। बट लेकिन उसके बाद जब मूवमेंट ये बंद हो गया, एक रेडिकल चेंज दिखाई दिया, मतलब वुमेन की पोजीशन में क्या था। जो गांधी थे उन्होंने ये कन्विंस किया था कि वुमेन की सिर्फ अपने घर को देखने की ड्यूटी है और एक अच्छी मदर और एक अच्छी वाइफ बनने का, और इसके अलावा उनकी कोई पोजीशन नहीं है। कांग्रेस ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया वुमेन्स को कि वुमेन को अलाउ करा जाए कि कोई भी पोजीशन या अथॉरिटी मिले उनको ऑर्गेनाइजेशन में। हम पढ़ते हैं द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो काफ़ी सारे सोशल ग्रुप्स थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इस मूवमेंट में। पहले थे अनटचेबल, जिनको हम दलित्स भी कहते हैं। कांग्रेस जो थे वो दलित्स को इग्नोर कर रहे थे इस वजह से क्योंकि जो ऑफेंडिंग हाई क्लासेस हिंदू हैं वो इस मूवमेंट से पीछे ना हट जाए, क्योंकि लार्ज नंबर में हिंदू पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट में। हिंदू जो है दलित्स को बहुत ही अशुद्ध मानते हैं, इस वजह से उनको डर था कि कभी ये वापस मतलब मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से मना ना कर दें। बट लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हमें 100 ईयर्स तक जो है इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकता अगर हम अनटचेबल्स को यहाँ से पार्टिसिपेट करने से मना करेंगे। गांधी जी थे उन्होंने सपोर्ट किया दलित अनटचेबल को। उन्होंने अनटचेबल को नाम दिया हरिजन, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि गॉड के बच्चे हैं। उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज किया इनके लिए, दलित्स के लिए, जिससे कि उनको एंट्री मिल सके टेम्पल्स में, और जो भी पब्लिक वेल्स हैं, रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, इन सब में उनको अलाउ कर दिया जाए। उन्होंने जो अपर कास्ट
के पीपल हैं उनको समझाने की कोशिश की कि अपने दिल को चेंज करो और ये जो सीन है अनटचेबिलिटी का इसको ख़त्म करो। क्योंकि पहले में क्या होता था, जो अनटचेबल पीपल थे, हिंदू पीपल उनको बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध मानते थे। अगर कोई भी गलती से अनटचेबल उनको छू लेता था तो अपने आप को मानते थे कि हम अशुद्ध हो गए हैं। जो काफ़ी सारे दलित लीडर थे वो इस सिचुएशन को अलग ही मोड़ दे रहे थे। वो डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल लीडर कि जो रिज़र्व सीट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनको रिज़र्व कर दिया जाए, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट उनको डिमांड कर रहे थे। बट गांधी जी इसके अगेंस्ट थे बिल्कुल। तो इसके लिए एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं जो कि दलित को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन स्टार्ट किया 1930 में। बट गांधी इस एसोसिएशन के अगेंस्ट थे क्योंकि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि लोग अलग हुए, वो चाहते थे कि सभी लोग यूनाइट हो जाएं। गांधी जी ने इसके बाद फास्ट ऑन टू डेथ स्टार्ट कर दिया, मतलब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। जब उनको पता लगा कि जो डिप्रेस्ड मतलब अनटचेबल है उनको एक सेपरेट इलेक्ट्रोड के लिए डिमांड हो रही है, उनका ये मानना था जो सेपरेट इलेक्ट्रोड है दलित्स के लिए वो उनको और भी ज़्यादा स्लो डाउन कर देगी सोसाइटी में। अम्बेडकर जो है अल्टीमेटली उनको गांधी जी की पोजीशन को देखते हुए एक्सेप्ट करनी पड़ी उनकी बात को, और उसके बाद एक पुणे पैक्ट साइन हुआ सितंबर में 1932 में, जिसमें यह था कि जो डिप्रेस क्लास थे जिनको अब शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है उनको सीट रिजर्व कर दी जाएगी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब हम पढ़ते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कि मुस्लिम कम्युनिटी ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का डिक्लाइन हुआ था, वो फेल हो गया, तो जो लास्ट सेशन मुस्लिम था वो कांग्रेस से हट गई थी, मतलब उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। क्योंकि जो रिलेशन है हिंदू और मुस्लिम के, उन दोनों के बीच में एक हमेशा टेंशन बनी रहती है। ये जो अलग अलग कम्युनिटी है हिंदू और मुस्लिम, उन्होंने एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने स्टार्ट कर लिया, जैसे कि हिंदू ने हिंदू महासभा और मुस्लिम ने मुस्लिम लीग। 1927 में क्या हुआ, कांग्रेस और जो मुस्लिम है उन्होंने एक कोशिश करी कि अलायंस बनाने की। जब मोहम्मद अली जिन्ना है लीडर ऑफ मुस्लिम लीग के, उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी मुस्लिम के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि मुस्लिम जो है बहुत माइनॉरिटीज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। बट कांग्रेस जो थी वो अगेंस्ट थी इस सेपरेट इलेक्टोरेट के, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो एक जॉइंट इलेक्टोरेट चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि लोग अलग हुए, वो यूनाइट करना चाहती थी हिंदू और मुस्लिम को। बट लेकिन कुछ टाइम बाद जो है जिन्ना वो एग्रीड हो गए जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए, बट कुछ कंडीशन पे। अब उनकी जो कंडीशन क्या थी उनके बारे में हम रीड करेंगे। जो मोहम्मद जली जिन्ना थे वो ये चाहते थे कि जो मुस्लिम को है एक रिजर्व सीट सेंट्रल असेंबली में मिल जाए। दूसरी कंडीशन उनकी ये थी कि जितनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो बंगाल और पंजाब में पॉपुलेशन है उसको देखते हुए लोगों को रिजर्व सीट मिलनी चाहिए। बट कांग्रेस जो थी वो उनके सपोर्ट में नहीं थी, उन्होंने उनकी कंडीशन को मानने से बिल्कुल डिनाई कर दिया। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ दोबारा, जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही सस्पिशियस और डिस्ट्रस्ट था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। हिंदू और मुस्लिम दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं था। जो काफ़ी सारे मुस्लिम लीडर्स थे वो अपनी कंसर्न लेकर मुस्लिम के लिए एक्सप्रेस कर रहे थे, क्योंकि जो मुस्लिम थे वो बहुत ही काफ़ी माइनॉरिटी में थे इंडिया में, तो उनको ये डर था जो कल्चर और जो आइडेंटिटी है माइनॉरिटीज़ मतलब मुस्लिम की, वो हिंदू मेजॉरिटी है उनके सब मजन हो जाए, मतलब हिंदू जो है वो उनको डोमिनेट ना कर दे मुस्लिम पीपल को, और उनकी आइडेंटिटी और उनकी कल्चर उसको ख़त्म ना कर दे, क्योंकि माइनॉरिटीज़ में है मुसलमान पीपल और जो हिंदू हैं वो थी मेजॉरिटी में है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग, मतलब कह सकते हैं कि जो फीलिंग है नेशनलिज्म की, अपनेपन की भावना लोगों में किस तरीके से आई जिससे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े। पहला एक कारण है यूनाइटेड स्ट्रगल। जो नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ लोगों के अंदर, उनको ये था कि हम सभी एक नेशन के पार्ट हैं, तो हम सबको इकट्ठा होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। तो इंडिया को एक इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर से जब सारी कम्युनिटी जो है वो एक साथ इकट्ठा हुई, यूनाइट हुई। कल्चर प्रोसेस के थ्रू भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ रही थी, मतलब अपनेपन की। जो पीपल थे उन्होंने अपने कल्चर को
रिलेट करना स्टार्ट कर दिया फोक सॉन्ग और रीजनल लैंग्वेज के द्वारा। 19वीं सेंचुरी में जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने फोक सॉन्ग टेल जो थी उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया और वो विलेज जाते थे और जो भी लेजेंड्स थे उन सब फोक सॉन्ग्स को एक साथ मिलकर गाते थे। ये टेल थी एक जो ट्रेडिशन कल्चर है इंडिया का उसको दर्शाती थी और उनको याद आता था कि किस तरीके से जो आउटसाइड फोर्सेस हैं उन्होंने डैमेज कर दिया इन सब ट्रेडिशन कल्चर को। आउटसाइड फोर्सेस किसको बोला गया है यहाँ पे? ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट है फिगर एंड इमेजेस के थ्रू किस तरीके से नेशनलिज्म राइज हुआ। 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, नेशनलिज्म तो राइज हो ही रहा था बट लेकिन जो इमेज थी भारत माता की वो भी विजुअलाइज की जा रही थी जिससे कि नेशन को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, जो कि भारत माता एक फीमेल फिगर हैं। ये जो इमेज थी सबसे पहले जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं उन्होंने बनाई थी 1870 में और उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने इस इमेज को पेंटेड किया था भारत माता की, इस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया कि भारत माता जो है एक एस्थेटिक फिगर है, बहुत ही काम है, बहुत ही कंपोज्ड है, बहुत ही डिवाइन है और बहुत ही स्पिरिचुअल है। अब उस टाइम पर जो फ्लैग थे वो भी डिज़ाइन किए जा रहे थे जिससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना राइज हुई। वो देखते हैं किस तरीके से जो नेशनल मूवमेंट था वो डेवलप्ड हो रहा था बट लेकिन जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो रहे थे इन सब आइकन्स और सिंबल से लोगों को यूनिफाई करने के लिए, उनको इंस्पायर कर रहे थे कि नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ। इन फ्लैग की वजह से जो सेंस ऑफ कलेक्टिंग है लोगों के अंदर, मतलब अपनेपन की भावना है, वो लोगों के अंदर आई। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में जब हुआ था बंगाल में एक ट्री कलर फ्लैग डिज़ाइन किया गया था, रेड ग्रीन एंड येलो, जिसके अंदर 8 लोटस थे जो कि रिप्रेजेंट करती थी ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविजंस को। 1921 में क्या हुआ, गांधी जी ने एक और फ्लैग डिज़ाइन किया, स्वराज फ्लैग, ठीक है। वो अगेन ट्री कलर का था जैसे कि रेड ग्रीन एंड वाइट और उसके बीच में एक स्पाइनिंग व्हील था, ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है, जो कि स्पाइनिंग व्हील रिप्रेजेंट करता था गांधी के आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प की। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री कि इसके थ्रू किस तरीके से नेशनलिज्म राइज है वो हम देखते हैं। जो ब्रिटिश इंडिया थी उन्होंने इंडियंस को बहुत ही बैकवर्ड समझते थे और प्रिमिटिव समझते थे, उनको लगता था कि अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते थे, इसलिए ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुए इंडिया में और हम पे रूल करना स्टार्ट किया। बट लेकिन जो इंडियंस के पीपल हैं उन्होंने सोचा अपने पास्ट में जाकर ढूंढा कि इंडिया की जो ग्रेट अचीवमेंट है कितनी ज़्यादा है। जब पीपल को रियलाइज़ हुआ अपनी हिस्ट्री में जाकर, उन्होंने देखा कि एंशियंट टाइम्स में जो हमारी हिस्ट्री है बहुत ही ट्रेमेंडियस और बहुत ही डेवलप्ड है एवरी फील्ड में, आर्ट और एग्रीकल्चर, रिलीजन, कल्चर में। आप इन पिक्स में देख रहे होंगे, ये सब पिक्चर्स हैं, मूर्ति हैं, ये कल्चर है, ये एग्रीकल्चर के किस तरीके से हर फील्ड में डेवलप्ड था। बट लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में आए इन सब ने उनके कल्चर को डिक्लाइन कर दिया पूरी तरह। इंडियंस ने सोचा अगर हमको इस पहले की तरह प्रोग्रेस चाहिए एंशियंट टाइम्स की तरह तो पहले हमें ब्रिटिश से लड़ना होगा और फ्रीडम ब्रिटिशर से पानी होगी। थैंक यू। इस चैप्टर में सिर्फ हमारा यही था, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट 3 में डिवाइड हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप सब पार्ट को देख सकते हैं और आपको इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको डाल देंगे, आप वहाँ से उनको रीड कर सकते हो, बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अब।